हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोग के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और छठवां चैप्टर कल की क्लास से मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था। जो छठवां चैप्टर है उसका नाम है शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। ये क्या होते हैं इनके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए। ये सब मैंने आपको बता दिया था कि स्वतंत्रता क्या होती है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आप लोग बच्चे को जितना ज़्यादा स्वतंत्रता मतलब जितना ज़्यादा उसको फ्रीडम दोगे उतने वो क्या करेगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। फिर बताया था कि आत्माभिव्यक्ति के अवसर, इससे क्या होगा, अध्यापक को बच्चों को अपनी बातों का अवसर देना चाहिए। यानी जो अध्यापक होते हैं उनको बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, अवसर देना चाहिए कि बच्चे अपनी बात कह सकें। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब जो हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है रुचियों और क्षमताओं का विकास। तो चलिए जानते हैं रुचियों और क्षमताओं का विकास किस प्रकार से होगा। अध्यापक को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की रुचियाँ किस चीज़ में हैं और कार्य करने की क्षमता बच्चों में कितनी है। यानी जो टीचर है उनको ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे का ध्यान है यानी बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो किस कार्य में है, उसी हिसाब से क्या करना है, टीचर को बच्चे को कार्य करने को देना है। तभी बच्चा क्या करेगा, जल्दी सीख पाएगा और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेगा। तो वही कहा गया है कि अध्यापक को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की रुचियाँ किस चीज़ में हैं और कार्य करने की क्षमता बच्चों में कितनी है, उसी प्रकार से क्या करना है, कार्य करने को देना है। मान लीजिए छोटे क्लास के बच्चे हैं तो आप लोग क्या करोगे, उसी हिसाब से होता है ना कि बहुत जो छोटे बच्चे हुआ करते हैं तो उनकी बुक क्या होती है, फील करने वाली होती है कि उसी बुक में उनको क्या करना होता है, अक्षर को बनाना होता है अच्छे तरीके से। जो बड़े बच्चे होते हैं तो फिर क्या उनकी बुक ऐसी होती है कि नहीं होती है, जैसे क्लास बढ़ती जाती है उसी हिसाब से क्या होता है, लेवल बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से क्या होता है, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो वही कहा गया है कि बच्चों की क्षमता के अनुसार ही टीचर को क्या करना है, वर्क देना है। अब जो हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक है वो मतलब जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है व्यवहारिक तथा सामाजिक। चलिए अब जानते हैं कि व्यवहारिक तथा सामाजिक क्या होता है। अध्यापक को बच्चों को सिखाना चाहिए कि उन्हें समाज में किससे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। यानी जो अध्यापक होते हैं तो उनको क्या ध्यान में रखना है कि बच्चों से ये बात कहनी चाहिए कि जो समाज में किससे किस प्रकार का व्यवहार करना है, मतलब किस इंसान से किस तरीके से बातचीत करनी है। समाज में हर इंसान से तो एक तरीके से कर नहीं सकोगे, जो आपके फ्रेंड होंगे उनसे दूसरे तरीके से बात करोगे, जो आपसे बड़े होंगे उनसे क्या करोगे, दूसरी तरीके से बात करोगे। तो वही कहा गया है कि अध्यापक को बच्चों को सिखाना चाहिए कि उन्हें समाज में किससे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो अध्यापक को बताना है कि बच्चा किस प्रकार किससे व्यवहार करे, मतलब किस प्रकार से किससे बातचीत करे, ये अध्यापक को बताना है कि समाज में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, बाल प्रधान शिक्षण। चलिए जानते हैं कि बाल प्रधान शिक्षण क्या होता है। अध्यापक को पढ़ाते समय बच्चे को केंद्र में रखना चाहिए और उसकी चीज़ों को प्रधानता देनी चाहिए। क्या कहा गया है कि अध्यापक को पढ़ाते समय बच्चे को क्या रखना है, केंद्र में रखना है। यानी बच्चे की रिकॉर्डिंग है क्या करना है, काम करना है और उसकी चीज़ों को प्रधानता देनी है। यानी और उसकी जो चीज़ें हैं वो जो बता रहा है, तो प्रधानता मतलब ये होता है कि प्रधान यानी बच्चा हो, बच्चा मतलब जो कहे उसी हिसाब से करना है। बच्चे की रिकॉर्डिंग जो बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को मतलब कर सके, उसी हिसाब से क्या करना है, बताना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण की प्रविधियाँ। जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है तो इसकी प्रविधियाँ क्या क्या होती हैं, निम्नलिखित होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है खेल विधि, दूसरा कह रहा है डाल्टन विधि, तीसरा कह रहा है किंडर गार्डन विधि और जो चौथी है वो कह रही है मॉन्टेसरी विधि। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारी शिक्षण प्रविधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, खेल विधि, डाल्टन विधि, किंडर गार्डन विधि और कौन सी, मॉन्टेसरी विधि। ये सब क्या है, प्रविधियाँ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला है वो कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व, यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर टीचिंग। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं।
जो पहला पॉइंट है इसमें वो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि इसमें बच्चे को केंद्र में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे को केंद्र में रखा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में, यानी बच्चे की रिकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं बच्चे के हिसाब से होंगी कि बच्चा क्या सीख सकता है और कितना सीख सकता है उसके एज के हिसाब से, तो उसी हिसाब से क्या होता है चीज़ों को रखा जाता है। इसमें प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए व्यक्तिगत शिक्षण होता है। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक बच्चे पर, बाल केंद्रित शिक्षा का ही मतलब होता है कि बच्चे की रिकॉर्डिंग क्या होंगी, चीज़ें होंगी, इसलिए क्या होता है प्रत्येक बच्चे को ध्यान दिया जाता है, इसलिए व्यक्तिगत शिक्षण होता है, यानी बच्चा किस हिसाब का है उसी हिसाब से पता चलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि इसमें बच्चा अध्यापक की सहायता से स्वयं प्रयोग करके चीज़ें सीखता है। इसमें क्या होता है, बच्चा अध्यापक की सहायता से, यानी टीचर बता देते हैं कि इस काम को किस तरीके से करना है और बच्चा क्या करता है, चीज़ों को सीखता जाता है। जो जहाँ पे उसे दिक्कत होती है तो क्या करता है, टीचर से पूछ लेता है। इस तरीके से क्या होता है, बच्चा सीख जाता है। अब जो हम लोग का अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि इसमें बच्चे की रुचियों और क्षमताओं पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। क्या होता है इस विधि में, इसमें बच्चों में क्या होता है, रुचियों और क्षमताओं के आधार पर, यानी बच्चा का इंटरेस्ट कितना है और जो बच्चे के अंदर क्षमता है वो कितनी है, उस पर क्या होता है, ध्यान दिया जाता है। किसमें, बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक, ये इसका महत्व है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला शिक्षण आएगा वो कौन सा आएगा, अगला शिक्षण है रुचिपूर्ण शिक्षण। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, यानी इंटरेस्टिंग टीचिंग, ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देना। अध्यापक को बच्चों की रुचियों अरुचियों को ध्यान में रखकर आनंदमय तरीके से खेलों, कहानियों, गीतों, चित्रों, मॉडलों आदि के द्वारा पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे को पढ़ने में मज़ा आए और वो पढ़ने में रुचि ले। रुचि का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, यानी बच्चा क्या कर सके, इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके। तो टीचर को ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ वो पढ़ाए, जो भी मतलब चित्र हो, मॉडल, किसी भी तरीके से या खेल के तरीके से जो भी पढ़ाए तो क्या हो, बच्चे को उसमें मज़ा आए और बच्चा क्या करे, इंटरेस्ट के साथ सीख सके। तभी वो क्या करेगा, चीज़ों को पढ़ेगा, तभी क्या करेगा, सीखेगा। अगर उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो फिर वो क्या करेगा, चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो कह रहा है रुचिपूर्ण शिक्षण के उद्देश्य। क्या होते हैं रुचिपूर्ण शिक्षण के उद्देश्य, इनके बारे में जानते हैं, यानी एम्स ऑफ इंटरेस्टिंग टीचिंग, इनके बारे में जानते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं। इसका जो पहला उद्देश्य है वो क्या कहा जा रहा है, पहला कह रहा है कि स्कूलों का वातावरण सरल, आकर्षक, सौंदर्यपूर्ण बनाना, यानी जो स्कूल का इन्वायरमेंट हो वो कैसा हो, सरल हो, और आकर्षण का मतलब बच्चे उस ओर क्या हो, आकर्षित हो। सौंदर्यपूर्ण बनाना, यानी बच्चे को क्या करे, वहाँ पे जाए अगर स्कूल में तो उसे अच्छा लगे कि नहीं हमारा जो स्कूल है बहुत अच्छा बना है, जिससे बच्चा क्या हो, आकर्षित हो उन चीज़ों के लिए। तो दूसरे दिन क्या करेगा, उसका मन हो जागने का वहाँ पे, उसे ये ना लगे कि नहीं स्कूल अच्छा नहीं है, वहाँ पे हर चीज़ हो, गार्डन वगैरह भी हो और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मतलब रखा गया हो कि बच्चे को क्या हो, जिसमें मज़ा आए। अब जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि अध्यापकों के व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करना। अध्यापकों को खुद की प्रतिभा को खोजने का अवसर प्राप्त करना। क्या कहा गया, कहा गया कि जो अध्यापक का व्यवहार हो वो भी क्या हो, बहुत अच्छे तरीके से हो, जिससे क्या हो, बच्चा चीज़ों को क्या करे, अच्छी तरीके से सीख सके और बच्चा वहाँ पे जाए तो उसे डर ना लगे स्कूल में जाने में और वो क्या करे, अच्छे से पढ़े। अब जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि अध्यापक को बच्चे के साथ मित्र बनकर रहना चाहिए। जो अध्यापक है तो बच्चे के साथ किस तरीके से मतलब पेश आए, बिल्कुल मित्र के तरीके से, ताकि बच्चा क्या करे, डरे ना और चीज़ों को क्या कर सके, अच्छी तरीक़ों से सीख सके। अगर टीचर अच्छी तरीके से नहीं बोलेंगे तो फिर बच्चा क्या होगा, डर जाएगा और वो क्या करेगा, स्कूल भी नहीं जाएगा। इसलिए क्या करना है, टीचर को बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल फ्रेंड के तरीके बच्चे के साथ रहना है, जिससे बच्चा क्या करे, अपनी बात को बता सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला है वो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सहभागी शिक्षण। ये क्या होता है सहभागी शिक्षण, इसके बारे में जानते हैं। पार्टिसिपेशन टीचिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। कहा गया है कि सहभागी शिक्षण में अध्यापक और बच्चों दोनों का
आपस में एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। सहभागी शिक्षण का मतलब ये क्या होता है कि मतलब दो लोगों के हेल्प के द्वारा, यानी अध्यापक और बच्चे दोनों आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करके शिक्षण को क्या बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। अगर केवल टीचर हुए, क्लास में बच्चे न हुए तो क्या शिक्षण व्यवस्था हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। अगर क्लास में केवल बच्चे हुए, टीचर न हुए तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे, क्या नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या दोनों का होना जरूरी है, टीचर का भी और बच्चों का भी। तो वही कहा गया है कि सहभागी शिक्षण में अध्यापक और बच्चों दोनों का आपस में एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही सहभागी शिक्षण कहते हैं। सहभागी शिक्षण में अध्यापक और बच्चों दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक के बिना शिक्षण कार्य नहीं हो सकता है। शिक्षण प्रक्रिया को सरल, प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए दोनों की सहभागिता होना जरूरी है। वही जो बताया मैंने आपको कि अगर क्लास में केवल टीचर होंगे तो बच्चे नहीं होंगे तो टीचर किसे पढ़ाएंगे। अगर केवल बच्चे हुए और टीचर न हुए तो फिर बच्चे कैसे मतलब बच्चे फिर किस तरीके से पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो दोनों को क्या, दोनों को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्या करना है, तभी जो हम लोगों की टीचिंग की प्रोसेस है वो चल पाएगी। जब कौन होंगे, छात्र भी होंगे और कौन होंगे, अध्यापक भी होंगे, यानी टीचर भी होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको बताया बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताओं के बारे में। जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें बच्चे को किस तरीके से रखना है। तो बच्चे को क्या करना है, स्वतंत्रता देनी है, जिससे बच्चा क्या कर सके, अपनी बातों को बता सके। दूसरा पॉइंट फिर है आत्माभिव्यक्ति के अवसर, इससे भी क्या होगा, बच्चे अपने बातों को कह सकेगा। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि रुचियों और क्षमताओं का विकास, यानी बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार और बच्चे की क्षमताओं के अनुसार ही क्या करना है, चीज़ें देनी है, जिससे बच्चे का क्या होगा, विकास हो सकेगा और चीज़ों को क्या करेगा, अच्छी तरीके से सीख जाएगा। फिर जो अगला टॉपिक था वो कह रहा था व्यवहारिक तथा सामाजिक ज्ञान, यानी बच्चे को व्यवहार किस तरीके से होना चाहिए समाज में। फिर अगला जो टॉपिक आया, फिर मैंने आपको बताया बाल प्रधान शिक्षण, ये क्या होता है इसके बारे में बताया। फिर बताया कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि की प्राविधियाँ कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में बताया। फिर बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या होता है, इसके बारे में बताया। फिर बताया कि रुचिपूर्ण शिक्षण क्या होता है, इससे क्या होगा बच्चे में। फिर बताया कि रुचिपूर्ण शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, इससे बच्चे को क्या हेल्प मिलेगी। फिर बताया सहभागी शिक्षण ये क्या होता है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली क्लास ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स बनाइए, तभी आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्या करिए, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, वहाँ पे कुछ कराई जाती है, तो आप लोग कुछ को अटैम्प्ट करिए और अपना आकलन कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।